नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आरजेडी को लग रहा है झटके की। चुनावी साल में आरजेडी को दोहरा झटका लगा है। पार्टी के 3 विधायकों ने जेडीयू का तीर थाम लिया है तो जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और सभी दल पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं और ऐसे में विधायकों के अलग होने से आरजेडी मुश्किल में पड़ सकती है तो मांझी के अलग होने से गठबंधन के कमजोर होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो जेडीयू में शामिल होने वाले विधायकों में लालू के समधी चंद्रिका राय भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के बेटे विधायक फराज फातमी और राम लखन सिंह यादव के पोते जयवर्धन सिंह यादव जेडीयू में शामिल हुए। सभी ने आरजेडी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए। चंद्रिका राय ने कहा कि लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम किया लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी अब पैसे वालों की पार्टी हो गई है। वह जयवर्धन यादव ने कहा कि पार्टी में कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है तो फराज फातमी ने कहा कि आरजेडी सिर्फ एमवाई समीकरण का नारा लगाता रहा है लेकिन नीतीश सरकार ने हर तबके के लिए काम किया। नहीं, वक्त की बात नहीं थी। अभी तो हम लोग सब लोग पहले ही मैंने तो क्लियर कर दिया था, मगर समय का इंतजार था। जिस दिन मुख्यमंत्री जी, मैंने कह दिया था कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसी दिन मैं ज्वाइन करूँगा। कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो गया है, 25 साल का है, अब पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है और बैंकरप्ट नहीं है, ये भी लड़ सकती है, मगर अभी वैसी कोई बात नहीं है। मगर मैं तो पहले जानना चाहता हूँ कि वो दोनों भाई कहाँ से लड़ रहे हैं। अगर आप लोग को सूचना हो तो मुझे बताने का। अब कोई समीकरण बचा कहाँ है, देख सकते हैं, सब तो ध्वस्त हो गया। दो कौन स्टेज पे है, मैं खुद कौन से बिरादरी का हूँ, तो फिर क्या एमवाई लगा रखा है। एमवाई को छोड़िए, अब सभी समाज को जो आगे ले चलने का काम करे उस आदमी की मदद करना चाहिए, उसको आगे लेके चलना चाहिए। राजनीतिक समीकरण अगर आप कहेंगे तो ये तोड़ने की जेडीयू की तरफ से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरी निष्ठा पहले भी थी और मेरे ख्याल से जिस तरह से वो उनका साथ मिला है, मुझे स्नेह मिला है, विकास के कार्यों को गति दिया उन्होंने मेरे क्षेत्र में, ये निष्ठा बनी रहेगी, उनका स्नेह मिलता रहेगा। उत्तर दक्षिण बिहार बर्गवाइज भी, इसलिए मैं इन लोगों का स्वागत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इन लोगों के आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। इधर आरजेडी छोड़ते ही चंद्रिका राय ने लालू फैमिली पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपनी बेटी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं और साथ ही तंज कसते हुए यह भी कहा कि तेजस्वी और तेज प्रताप सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। चंद्रिका राय से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। चंद्रिका जी, आज आपने पार्टी छोड़ ही दिया, फाइनली जेडीयू के दामन थाम लिया। इतने घुटन में थे, आप बार बार बताते थे, तो इतना वक्त क्यों लग गया? नहीं, वक्त की बात नहीं थी। अभी तो हम लोग सब लोग पहले ही मैंने तो क्लियर कर दिया था, मगर समय का इंतजार था। जिस दिन मुख्यमंत्री जी, मैंने कह दिया था कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी कहेंगे उसी दिन मैं ज्वाइन करूँगा। लेकिन चंद्रिका जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ पारिवारिक वजह थी, वो तो अलग बात है, लेकिन चुनाव को लेकर हो रहा है कि क्या आपकी बेटी भी चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, चुनाव लड़ने की बात जहाँ तक है, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो गया है, 25 साल का है, अब पागल नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है और बैंकरप्ट नहीं है, ये भी लड़ सकती है, मगर अभी वैसी कोई बात नहीं है। मगर मैं तो पहले जानना चाहता हूँ कि वो दोनों भाई कहाँ से लड़ रहे हैं। अगर आप लोग को सूचना हो तो मुझे बताने का। यानी कि अगर वो दोनों भाई जहाँ से लड़ेंगे तो आपके नजर में है? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बातें प्रेस में बराबर चलती रहती हैं कि ऐश्वर्या लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। मैं कहता हूं कि वो लड़ भी सकती है, नहीं भी लड़ सकती है। बिल्कुल चंद्रिका जी, महत्वपूर्ण बात आपने कहा है, यानी कि आपने ये जानकारी लेनी की चाहिए कि दोनों भाई कहां से लड़े, जहां से दोनों भाई लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लालू यादव के बेटे हैं और अभी तक वो लोग सेफ सीट खोज रहे हैं। आश्चर्य की बात है और कहते हैं क्या पावर में आने की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि बिहार में उन लोगों के लिए कोई सेफ सीट नहीं है। यानी कि जहां से भी लड़ेंगे चंद्रिका राय की नजरें, मैंने ये नहीं कहा। चंद्रिका राय की नजरें हैं वहाँ पे, जहाँ पे नजर सब लोगों की है, पूरे पार्टी की नजर है वहाँ पर। चुनाव लड़ सकती है, आप इनकार नहीं करते हैं? लड़ेगी। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो गया, 25 साल की उम्र हो गया और पागल नहीं है, वो लड़ सकता है। देखिए, चंद्रिका राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि
उनकी बेटी ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने एक इशारे स्वर में बड़ा बयान दिया है कि तेजस्वी और तेज प्रताप कहां से लड़ेंगे उस पर उनकी नजर है। जाहिर तौर पे चंद्रिका राय ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी और तेज प्रताप जहां भी चुनाव लड़ेंगे उनके नजर में वो सीट रहेगी और ऐश्वर्या राय शायद उस सीट पर चुनाव लड़े। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो 3 विधायकों के साथ छोड़ने के बाद आरजेडी को आज दूसरा झटका जीतन राम मांझी ने दिया। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा महागठबंधन से बाहर हो गई है। मांझी ने अपनी पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया और इसके साथ ही महागठबंधन की एकजुटता का दावा अब फेल हो चुका है। समन्वय समिति बनाने की मांझी की मांग को आरजेडी तवज्जो नहीं दे रहा था, जिससे मांझी नाराज थे और इसी को लेकर उन्होंने अलग रास्ता अपना लिया है। जीतन राम मांझी लंबे समय से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे थे। पिछले कुछ समय से उनके सुर बदले नजर आ रहे थे और वो नीतीश सरकार की तारीफ भी कर रहे थे। हम कितने दिनों से एक मांग कर रहे थे। एक मांग कोई ऐसा नहीं था कि हमारी कोई निजी मांग थी, एक सभी का मांग था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। जब ये गठबंधन होता है 5 दल 6 दल जितने भी हम मिल के बैठते हैं तो उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, एक साथ बैठ के बातें करें। चुनाव के वक्त में कुछ लोग अपने कारणों से व्यक्तिगत निर्णय लेते रहते हैं, सामूहिक निर्णय लेते रहते हैं और कुछ न कुछ चुनाव के समय में भाग दौड़ होते रहता है, लेकिन मास पर उसका असर नहीं पड़ता है, लंबी राजनीति पर उसका असर नहीं पड़ता है। अच्छे कल हैं तो बुरे, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां वो गए हैं वहां पहले भी थे। मैं उनको शुभकामना देता हूं जो कम से कम अब जहां रहें ईमानदारी से रहें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता जीतन राम मांझी जी तारीख पर तारीख दिए जा रहे थे, लेकिन अंततः उनका धैर्य जवाब दे दिया और उन्होंने महागठबंधन को अलविदा कह दिया। आखिर एक बुजुर्ग नेता है और उनको इस बात के लिए बाध्य किया जा रहा था कि आरजेडी के युवराज की पालकी ढोएं, जिसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया। इधर सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी पिटारा खोलते हुए 15,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं में ग्रामीण इलाकों के विकास पर जोर रहा। सीएम ने कहा कि अगर अगली बार मौका मिला तो गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें बनाई जाएंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कुमार ने कई जिलों के अधिकारियों से बातचीत की और विकास कार्य में तेजी लाने को कहा है। विशेष तौर पर कर्ज लेकर आगे और ग्रामीण अंचल में जो सड़क हम लोग बनाएंगे, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाला भी जो आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए आप लोगों से कहेंगे कि इसका पूरे तौर पर एक गांव में जो सड़क बना है इसका पूरे तौर पर सर्वेक्षण कर लीजिए और देख लीजिए कि और कौन सा सड़क हम बनाएंगे जिससे गांव के लोगों को और बेहतर सहूलियत होगी। तो गांव से गांव को जोड़ते हुए भी किसी बड़ी सड़क से जोड़ने के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसको ध्यान में रख करके वह भी अगले कार्यकाल में हम लोगों का एक मन में विचार है, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने खेती के लिए कर दिया है, एक बात तो हमने ऐलान कर दिया है कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध हम करेंगे। तो उसी तरह से ये भी ग्रामीण इलाकों में सड़कों के लिए, शहरी इलाकों में तो हम लोग बाईपास और सब कुछ कर रहे हैं 5 घंटे का। और बात नाव हादसे की। बिहार में आज 2 जगहों पर नाव हादसा हुआ। छपरा में बाढ़ के पानी में नाव पलट गई, जिसमें 2 लोग लापता हैं। हादसा अगोथर गांव में हुआ। नाव पर 6 लोग सवार थे, जिनमें से 4 को स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया। घटना उस वक्त की है जब सभी लोग नाव से दूसरी तरफ जा रहे थे। वहीं कटिहार में गंगा नदी में नाव पलटी, जहां 6 लोग लापता हैं। नाव पर कुल 12 लोग सवार थे। इधर पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। कृष्णा घाट के पास तो गंगा को देखने से डर लग रहा है, जबकि भागलपुर में गंगा का पानी बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के पास पहुंच चुका है। ये देखिए, यहां से जो आपको दिखाई पड़ रहा है
ये बैठने वाली जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे परिवार के साथ शाम को आते हैं और बैठा करते थे। यहाँ से कम आपको बता दूं कि 40 सीढ़ियाँ जो है वो नीचे हैं, जो पूरी तरह से जलमग्न है। और ज़रा देखिए कि कैसे बैठने वाली जगह हो या पूरा पाथवे हो, वो पूरी तरह से पानी से भर गया है। और ये स्थिति जो है वो बड़ा भयावह हो गई है। यहाँ से देखिए, जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं या फिर घूमने वाले लोग हैं, वो पूरा घुटना भर पानी में जो है वो डूब करके जाना पड़ रहा है। तो ये खतरे के निशान से जो है वो गंगा ऊपर बह रही है और लगातार इसकी जो भयावहता है वो बढ़ रही है। अगर इससे थोड़ा भी आगे और यहाँ से अगर जल स्तर बढ़ता है तो स्थितियाँ और खतरनाक हो जाएंगी। गंगा के जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और गंगा के जल स्तर में इजाफे के कारण भागलपुर के शहरी जो निचले इलाके हैं वहाँ भी बाढ़ का पानी आने लगा है। और आप देख सकते हैं कि बूढ़ानाथ का यह के पास का स्थान है और किस तरह से जो है यहाँ पानी का फैलाव हो चुका है। और यहाँ पर जो लोग आते जाते थे, जो पार्क हैं या दूसरे अन्य लोगों के निचले इलाके में मकान है, सारे मकान डूब चुके हैं। और लोगों में जो है कहीं ना कहीं एक परेशानी उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस बीच जो है छोटे छोटे जो बच्चे हैं इस जमा पानी में जो है वह विनोद भी कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन लोगों की समस्याएं हैं और काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों के आवागमन का जरिया जो है वह नाव है और इस इलाके में भी अब नाव चलने लगे हैं और नाव से ही लोग आ जा रहे हैं। लोग अपने परिवारों के साथ साथ जो है जो भी ज़रूरत के सामान हैं उन सामानों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर निकल रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। नदियों के उफान में कमी के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परेशानी कम नहीं हो रही है। दरभंगा के कई गांव अब भी डूबे हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन भी बनाए गए, लेकिन लोगों की मुश्किलें अब भी बरकरार है। दरभंगा जिले में बाढ़ की रफ्तार में कमी दिख रही है, लेकिन लोगों की परेशानी में कोई कमी नहीं आई है। खेत, खलिहान, सड़क, स्कूल अभी भी बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ के पानी से घर और स्कूल में पड़े सामान बर्बाद हो गए हैं। हजारों परिवार गांव छोड़कर दरभंगा समस्तीपुर मुख्य सड़क पर शरण लिए हुए हैं। आने जाने के लिए बस जुगाड़ की नाव ही सहारा है। नुकसान तो काफी सारा है। देखते ना सामने में ऑफिस 2 है 3 गो ऑफिस था, उस टूट गया है। सब नाश्ते बहुत सामान हो गया है। ऐसा बात नहीं। जाते आते हम कमर पर पानी हुआ है, अभी तभी इतना कमर पर पानी हिल के जा रहे हैं। हम आजकल जाना करते हैं, बाकी सारी चीज बंद है। नलका डूबा हुआ है, बिजली नहीं है। वहीं दरभंगा के डीएम त्यागराजन ने कहा है कि दरभंगा जिले में 181 पंचायत की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए करीब 250 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी नीचे उतर रहा है वहां ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के साथ मेडिकल टीम भी भेजी जा रही है। इसके साथ ही फसल क्षति और मकान क्षति का आकलन भी किया जा रहा है। बहुत बड़ा चुनौती थी, लेकिन मीडिया के सहयोग से, लोगों का सहयोग से हम उस फेज से गुजर चुके हैं। और अभी हम लोगों का ध्यान है कि फसल क्षति का सही आकलन करना, जिसका आकलन हो रही है। बहरहाल सरकार हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे कब तक चलेगा। लिहाजा उत्तर बिहार को बाढ़ के कहर से निजात दिलाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। खगड़िया के भी हालात अलग नहीं है। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर दिन नए इलाके में पानी घुस रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो अलौली और खगड़िया के लोगों को हो रही है। लोग घरों में मचान पर रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन प्रभावित इलाके में नाव चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि नाव छोटी दी गई है, जिससे ज्यादा परेशानी हो रही है। जिले में बाढ़ से लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नाव का सुविधा नहीं है, छोटी नाव दिया है। प्रशासन तरफ से क्या नाव मिला है? गांव में 2 नाव है, दोनों छोटी छोटी नाव है। 10 गो आदमी चढ़ता है, डूबने लगता है। जाते कैसे हैं? उसी नाव से किसी तरह जाते आते हैं। हम लोग को नदी में इतना परेशानी, आने जाने का साधन ही खत्म हो गया। सरकारी नाव यहाँ दिया गया है। एक ठो है छोटा सा डेंगी जैसा नाव है, उसमें 5 आदमी अच्छा से नहीं बैठ पाता है। इधर मुजफ्फरपुर में एनआरएचएम में फर्जीवाड़ा मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि कैसे
एक महिला को 13 महीने में 8 बार गर्भवती बताकर रुपए निकाले गए। ऐसी एक महिला नहीं है। सिविल सर्जन ने जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम बनाई है जो जल्द इस मामले में रिपोर्ट देगी। साथ ही जिले के सभी 16 पीएचसी से एनआरएचएम से रिपोर्ट भी मांगी गई है। आप जस्ट संज्ञान में मेरे विषय ला रहे हैं, मैं आपसे पूरी जानकारी ले लूंगा और ऐसा कोई भी गड़बड़ी किया होगा तो बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की जानकारी आपको दी गई है कि इस तरह गड़बड़ी सामने आई है? नहीं, अभी आपके द्वारा ये जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि ऐसा कोई मामला हुआ है, तो आपसे जानकारी प्राप्त करके फिर उस पर कार्रवाई होगी। और देखिए एक अहम खबर इस वक्त आ रही है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कोविड का टेस्ट होगा। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 श्रेणियों में प्रमंडलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। ए श्रेणी में रखा गया है, पटना प्रमंडल को ए श्रेणी में रखा गया है। वहीं बी श्रेणी में मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया है। इसके अलावा हम आपको बता रहे पूर्णिया और दरभंगा को भी बी श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा जो भी जिले हैं उनको सी श्रेणी में रखा गया है। पटना जिले में आइसोलेशन की फीस 10,000 रुपए। यहाँ ये बताया जा रहा है, तय किया गया है बिना एनबीएच मान्यता प्राप्त अस्पताल के लिए 8,000 रुपए फीस होगी। वहीं देखिए वेंटिलेटर की भी बात सामने आ रही है। बिना वेंटिलेटर के आईसीयू के लिए देने होंगे 15,000 रुपए और बगैर एनबीएच मान्यता वाले अस्पताल के लिए 13,000 रुपए देने होंगे। एनबीएच मान्यता हासिल वेंटिलेटर वाले आईसीयू के लिए 18,000 शुल्क तय किया गया है। वहीं सी श्रेणी के जिलों में आइसोलेशन के लिए 6,000 रुपए शुल्क जो है वो तय किए गए हैं। सी श्रेणी की आईसीयू के लिए 9,000 रुपए की फीस तय की गई है। वही वेंटिलेटर जो मिलेंगे वो 10,800 रुपए के फीस में मिलेंगे। इधर स्वच्छता रैंकिंग में पटना की रैंकिंग में बड़ा सुधार हुआ है। पटना को इस बार देश में 105वां स्थान मिला है, जबकि पिछले साल राजधानी 118वें नंबर पर थी। वहीं पूर्वी भारत में पटना को 47वां स्थान मिला है। पटना के मेयर ने कहा कि फिलहाल लक्ष्य पटना को 50 शहरों में शामिल करने का है। बिहार की राजधानी पटना के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा कर दी है और इस परिणाम में राजधानी पटना का भी स्थान आ गया है। पूर्वी भारत में पटना को 47वां स्थान मिला है, जबकि पूरे भारत में पटना 105वें स्थान पर है। निश्चित तौर पर यह पटना के लिए एक उपलब्धि है। दरअसल 2021 में पटना नगर निगम ने पटना को 50 के अंदर लाने की कोशिश करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में इस उपलब्धि पर पटना के मेयर सीता साहू का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा आगे प्रयास हुआ कि अगला स्वच्छता सर्वेक्षण में मैं 5वां में 50वां में 5वां स्थान अपना ग्रहण करूं और मैं इसके लिए जी जान से अपना कोशिश करूंगी। इसके पहले स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में पटना का स्थान 318वां था, जबकि 2018 में पटना 308वें स्थान पर पूरे देश में था। इस लिहाज से निश्चित तौर पर 2020 पटना के लिए बेहतर रहा है। लेकिन पटना की मेयर जिस तरीके से पटना को इंदौर बनाना चाहती हैं, वैसे में पटना नगर निगम को इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में स्वच्छता महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 के शौचालय के लाभुकों से बातचीत की। हालांकि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का आना तय था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लाभार्थी अनुपमा देवी और कामनी कुमारी से बातचीत की। इस काम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दोनों लाभार्थियों अनुपमा देवी और कामनी कुमारी से पूछा कि शौचालय निर्माण के बाद उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया। इस पर उन्होंने बताया कि पहले उन लोगों को शौच के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन शौचालय निर्माण के बाद अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी पड़ती है। हम लोग को राशन कार्ड मिला और हम लोग को 0 बैलेंस प्राइस मिलना होगा। प्राइस की लिस्ट आ गई है, किसको मिल रहा है, 7 लोग हैं आया है सर, जो अभी जरूरत नहीं पड़ा है। जरूरत पड़ने पर मैं उसका लाभ उठाऊंगी। जी अनुपमा जी, आपकी और आपकी बेटियों की जिंदगी में ये अपना व्यक्तिगत शौचालय मिलने से कैसा बदलाव आया है? बहुत अच्छा लगा सर। हमारे बच्चों लोग को बहुत खुशी हुई। पहले बाहर जाना पड़ता था और हमें बहुत शर्मिंदगी बहुत महसूस होती थी। अब हम लोग को घर में शौचालय हो गया है, जिससे हम लोग को बहुत खुशी है और हम लोग स्वच्छ और स्वस्थ रहते हैं।
और हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं, मैं सबसे यही कहती हूं कि आप लोग के घर में, जिस घर में भी टॉयलेट नहीं है, वो निगम की तरफ से आप लोग भी बनवा लें। बहुत बहुत मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।